गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपका चल रहा था प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बताया गया था आपको कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रायोजना विधि का अर्थ बताया था, प्रायोजना विधि की परिभाषा बताई थी। फिर मैंने एक आपको परिभाषा बताई थी एक तरह से बेलार्ड के अनुसार, जो ये मानते हैं कि प्रायोजना जो होती है वो एक तरह का पढ़ाने का मतलब एक तरह से माना जाता है कि ये वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसमें विद्यालय में ही संपन्न किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रायोजना एक क्या होती है, मिलकर कार्य करने की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को स्थायी रूप से अर्जित कर सकते हैं। अब आता है प्रायोजना विधि के सोपान। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हम बताते हैं तो सबसे पहले हम उस विषय का चयन करते हैं, उसके बाद हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद हम ये ध्यान रखते हैं कि ये किस लेवल तक का हमें बनाना है एक तरह से उसके अकॉर्डिंग। तो क्या क्या उसके स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं तो वो आपके सामने है। इस विधि के निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, सबसे पहले आता है परिस्थिति का निर्माण। परिस्थिति के निर्माण मतलब हम सबसे पहले उस परिस्थिति का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है जो प्रायोजना विधि होती है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर क्या होती है, बालक केंद्रित होती है। फिर दूसरा इसके अंदर आता है प्रायोजना का चयन। प्रायोजना के चयन में है उद्देश्यों की प्राप्ति संभावित होती है तथा प्रायोजना का उत्तरदायित्व छात्रों पर होता है। प्रायोजना का चयन, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकार की क्या है, विधि है, विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है जिससे बच्चों में उद्देश्यों की प्राप्ति संभावित होती है और प्रायोजना का उत्तरदायी छात्रों पर होता है पूरा का पूरा। जैसे जिस तरह उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर सामने वाले पर्सन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो ये माना जाता है कि एक प्रायोजना का जो चयन किया जाता है, ये जो चयन करने की जो प्रक्रिया है विशिष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के उद्देश्य निश्चित होते हैं, बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है और उसी के साथ साथ वो उसका जो कंटेंट होता है, जो भी मतलब उन्होंने बनाया है, उसके उत्तरदायित्व वो स्वयं ही लेते हैं। इसलिए इसका क्या माना जाता है, प्रायोजना का चयन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट आता है प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना। प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना। अब कार्यक्रम बनाना, छात्रों को प्रायोजना से पूर्व एक रूपरेखा पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपने सबसे पहले उस परिस्थिति का चयन करके हमने उस प्रोजेक्ट का चयन कर लिया कि हमें ये किस टॉपिक पे बनानी है जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब बात आती है कि कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें क्या क्या साधन की जरूरत है। बच्चों की योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही हम क्या करते हैं, जो हम चयन करते हैं, जिस कंटेंट को हम चयन करते हैं उससे रिलेटेड ही विचार विमर्श किया जाता है। एक तरह से
पूरी की पूरी जो रूपरेखा होती है उस पर क्या करते हैं, विचार विमर्श के लिए विचार विमर्श करते हैं। अब विचार विमर्श करने के लिए बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, जब आपने खुद ने प्रोजेक्ट बनाया था तो आपने खुद ही क्या किया था, टॉपिक सर्च किया था इससे रिलेटेड, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड, और फिर आपने वही आपके अकॉर्डिंग पॉइंट निकाल के आप लेके आए थे, किस तरह हमें बनाना है, वो सब चीजें आपने खुद ने करी थी। तो ये कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर जब इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है तो ये माना जाता है कि बच्चों को इसके लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से उसे ये बोलना चाहिए कि ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रायोजनीय का क्रियान्वयन। प्रायोजन का क्रियान्वयन होता है प्रोसेसिंग। अब इस समय जब प्रायोजन का कार्यक्रम हमने बना लिया, तो अब जब हम इसे बनाने लगेंगे, जब इसे कंप्लीट करेंगे, तो ये माना जाता है इसके अंदर छात्र अपनी क्षमता और रुचियों या आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या कर देता है, आपस में इस कार्य को बांट लेते हैं। मतलब ये माना, जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं बना रहा, मिलकर काम होता है इसके अंदर। तो जब इसमें मिलकर काम होता है तो ये माना जाता है कि इसके अंदर प्रायोजन के क्रियान्वयन के लिए बालकों को आपस में उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही क्या देना चाहिए, कार्यों में विभाजित कर देना चाहिए, उनके कार्यों को विभाजित कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रायोजन का मूल्यांकन। प्रायोजन का मूल्यांकन जब करेंगे तो एक तरह से प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था उसको ध्यान में रखकर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाता है। और जो ये मूल्यांकन आलोचनात्मक हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई चीज बनाते हो और फिर जब उसको प्रेजेंट करते हो तो आपके सामने बहुत सी बातें निकल कर आती है, बहुत से पॉइंट्स निकल के आते हैं, और कुछ नेगेटिव भी होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए उस जगह, जब बच्चों के सामने उनके द्वारा बनाया गया जो प्रोजेक्ट है, जब नेगेटिविटी बातें आती है तो उसको किस तरह हैंडल करें, किस तरह समझाए, वहां पे बच्चों का मूल्यांकन हो कि पता लग जाता है, वहां पे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने जो बनाया। जैसे आपने रिटेल मार्केट बनाया था, रिटेल मार्केट में बहुत से क्वेश्चंस पुट अप हुए थे, तो मैं यही कह रही हूँ कि जो आपने बनाया था उससे रिलेटेड ही, उसके रिगार्डिंग आपसे बहुत से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, देखते हैं, तो आपका मूल्यांकन उस पॉइंट पे ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रायोजना का लेखा करना। प्रायोजना का लेखा करना ये नहीं अकाउंटिंग फेवर। प्रायोजना का लेखा करना मतलब ये कि आपने जो बनाया है प्रोजेक्ट, उसकी सारी की सारी बातें आप एक उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो इससे रिलेटेड आपको छोटी सी बुकलेट मिली है, उसके अंदर आपने जो भी कार्य किया है वो सारे कार्य को आपको इसके अंदर लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है सुझाव। सुझाव में ये सुझाव प्रायोजना पुस्तिका के अंत में दिए जाते हैं, जिससे कमियों को
से कमियों को परिपूर्ण कर कार्य में निखार लाया जा सके। ये जो सुझाव होते हैं वो लास्ट में हमें अंत में दिए जाते हैं, जो बच्चों के जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उसको बाहर निकाल कर लाता है, जिससे नेक्स्ट बार बच्चे ये गलतियां ना करें। ये आपके हो गए प्रायोजन विधि के सोपान। होमवर्क है प्रायोजन विधि के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। प्रायोजन विधि के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।